हेलो एवरीवन। आज के सेशन में एक काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर का डिस्कशन होगा और ये जो डिसऑर्डर है ये सिट्रस में होने वाला डिसऑर्डर है। आप में से मैक्सिमम बच्चे इस चीज को जानते होंगे कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, इररिस्पेक्टिव कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन है या हॉर्टिकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन हो, डिसऑर्डर से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस क्लास में सिट्रस के एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना। और ये एक डिसऑर्डर है जिसको पूरे डिटेल में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सिट्रस में जो पहला डिसऑर्डर आज के सेशन में डिस्कस होगा दैट इज ग्रानुलेशन। अगर मैं सवालों की बात करूं तो जेआरएफ उठा लो, आप आईजीकेवी सीटी का पेपर उठा लो या कोई भी जॉब बेस्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स को अगर आप चेक करोगे तो डिसऑर्डर से जो पहले टाइप का सवाल बनता है वो यही कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करूं तो सवाल आ जाता है कि ग्रानुलेशन इनमें से किस क्रॉप का डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सिट्रस का डिसऑर्डर है। बात की चीजें बहुत बाद में आएंगी, सिम्टम पढ़ना, कंट्रोल पढ़ना, वो सब बात की चीजें हैं। बट ग्रानुलेशन किसका प्रॉब्लम है? तो सिट्रस का प्रॉब्लम है। आइए बढ़ते हैं इसकी डिस्कवरी की ओर। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार ग्रानुलेशन नाम के डिसऑर्डर को कहां रिपोर्ट किया था? कैलिफोर्निया में। किस ईयर में रिपोर्ट किया था? 1934 में। और इन साइंटिस्ट का नाम था बार्थोलोम्यू। यानी ग्रैनुलेशन इन सिट्रस, जो कि सिट्रस का एक काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है, इसे सबसे पहली बार जिस साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया ही वाज बार्थोलोम्यू। 1934 में सबसे पहली बार कैलिफोर्निया में इनके द्वारा ग्रैनुलेशन ऑफ सिट्रस की खोज की गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ग्रैनुलेशन का अकेला ये नाम नहीं है, बल्कि ग्रैनुलेशन को कई सारे नामों से जाना जाता है। एक एक करके पढ़ते हैं कि ग्रैनुलेशन को और किन किन नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला आपको नजर आ रहा होगा कॉर्कीनेस। देखेंगे कितना बढ़िया सवाल बन सकता है कि भाई जो ग्रैनुलेशन नाम का डिसऑर्डर है उसको हम और किन किन नामों से जान सकते हैं। तो सबसे पहला है कॉर्कीनेस, दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा जो डिसऑर्डर है उसका नाम है ड्राई एंड, और चौथा और आखिरी है सेलेरोसिस्टोसिस, सेलेरोसिस्टोसिस। तो सोचो चार अलग अलग नाम है ग्रैनुलेशन ऑफ सिट्रस के, और इन चारों में से भी सवाल बन जाता है कि कॉर्कीनेस जो नाम का डिसऑर्डर है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? ग्रैनुलेशन। कॉर्कीनेस किस में होता है? तो सिट्रस में होता है। तो ये तो बात हो गई डिस्कवरी के बारे में और ग्रैनुलेशन के बाकी सारे नामों के बारे में। अब हम आते हैं उस सवाल पर जिससे कभी कभार पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, और वो है सिम्टम। कि भाई ये जो डिसऑर्डर हो रहा है उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे सिट्रस के फ्रूट्स में। तो सबसे पहला लक्षण कि फ्रूट में पेक्टिन की मात्रा बढ़ जाएगी। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो ग्रैनुलेशन से ग्रसित जो भी फ्रूट्स होंगे सिट्रस के, उनमें पेक्टिन का जो मात्रा है वो नॉर्मल फ्रूट से ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, द जूस सैक ऑफ फ्रूट बिकम रफ। आपने देखा होगा सिट्रस फ्रूट्स में लंबे लंबे जूस के सैक, थैली जैसा होता है जिसमें जूस भरा होता है। और ग्रैनुलेशन डिसऑर्डर में वो पूरी की पूरी जो जूस की थैली होती है वो एकदम सूख जाती है, उसमें जूस जैसा आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। तीसरा सिम्टम, डिक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा घट जाती है। डिक्रीज्ड ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स की भी मात्रा कम हो जाती है। और साथ ही साथ थिक एल्बिडो। अब ये एल्बिडो क्या है? तो इस एल्बिडो को मेट्रोलॉजी से मत जोड़िएगा। एक्चुअली कोई भी जो सिट्रस फ्रूट होता है, इसका जो पील होता है, पील मतलब छिलका, इसके छिलके के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहले को हम कहते हैं एल्बिडो और दूसरे को कहा जाता है फ्लाविडो। आप एक बार चेक करना, कोई भी सिट्रस फ्रूट उठा करके उसका जो बाहरी छिलका होता है वो कलरफुल होता है, और उस कलरफुल पार्ट ऑफ छिलके को हम कह देते हैं फ्लाविडो। और अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो सफेद कलर का होता है, उसे हम कह देते हैं एल्बिडो। तो आपने क्या देखा कि सिम्टम में काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जो एल्बिडो होता है वो जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है। ऐसा नॉर्मली सिट्रस में नहीं होता है, लेकिन उन सिट्रस में आपको देखने को मिलेगा जहां पर ग्रैनुलेशन का प्रॉब्लम हुआ हो। आगे बढ़ते हैं कि भाई कारण क्या है, आखिर क्यों ग्रैनुलेशन के प्रॉब्लम से सिट्रस में या ग्रैनुलेशन के प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया गया है। तो कॉजेस देख लेते हैं। सबसे पहला हाई आरएच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ज्यादा हो जाना, हाई टेम्परेचर,
साथ ही साथ बड़े साइज के जो फ्रूट्स हैं उनमें ग्रैनुलेशन की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथा, हाई नाइट्रोजन सप्लाई, आपने भर भर के नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स अगर यूज किया है तो भी आपके सिट्रस के फ्रूट्स में ग्रैनुलेशन देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज्यादा अगर आप प्रूनिंग कर रहे हो, हैवी प्रूनिंग, तो उस केस में भी सिट्रस जो है वो ग्रैनुलेशन का शिकार हो सकता है। तो बकायदा डिटेल में एक एक चीज को मैं डिस्कस कर रही हूँ। मैंने सिम्टम्स बता दिए, मैंने दूसरे नामों को डिस्कस कर दिया, साइंटिस्ट का नाम, प्लेस ऑफ डिस्कवरी भी डिस्कस कर दिया, क्या रीजंस है वो भी डिस्कस कर दिया। जब हम रीजंस भी पढ़ चुके हैं, हम लक्षण भी देख चुके हैं, तो क्यों ना इस डिसऑर्डर के कंट्रोल के बारे में भी बात हो जाए। पहले कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, फिर ससेप्टेबल वैरायटीज के बारे में बात करेंगे। तो कंट्रोल में पहला तरीका है हार्वेस्टिंग जल्दी कर लेने से। ये जो प्रॉब्लम होती है उसका शिकार हमारे सिट्रस के फ्रूट्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल्ड नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आपने देखा कि एक रीजन ये भी था कि बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर डालने से ग्रैनुलेशन का प्रॉब्लम होता है। तो भैया अगर आप नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो कंट्रोल मात्रा में डालिए। तो ये हो गया कंट्रोल। हालांकि इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आप मैंगो के केस में माल फॉर्मेशन पढ़ते हो कि NAA का स्प्रे करो 200 ppm, उतना स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए कंट्रोल से सवाल पूछे जाने के चांसेस कम है। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम मैंगो के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो एक डिसऑर्डर होता है स्पॉन्जी टिश्यू, और स्पॉन्जी टिश्यू में हम अल्फांसो वैरायटी के बारे में पढ़ते हैं कि अल्फांसो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है स्पॉन्जी टिश्यू से। उसी तरह से ग्रैनुलेशन ऑफ सिट्रस कौन कौन सी वैरायटीज में देखने को मिलता है, ये इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और इसके बाद ग्रैनुलेशन से एक भी सवाल आप किसी भी पेपर का छोड़ करके नहीं आओगे। पहला है हैमलिन और मौसम्बी, ये दोनों के दोनों स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है। स्वीट ऑरेंज उसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस साइनेंसिस। तो स्वीट ऑरेंज के ग्रुप में हैमलिन एंड मौसम्बी वैरायटीज बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हैं। और मैंडरिन ग्रुप में डैंसी टैंजरीन नाम की एक वैरायटी है जो कि हाईली ससेप्टेबल है ग्रैनुलेशन के प्रति। आई एम श्योर आप सभी को एक कंप्लीट नोट्स मिल गया होगा ग्रैनुलेशन पर बेस्ड। आप JRF का पेपर अटेम्प्ट करें, आप PhD एंट्रेंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, नॉर्मल कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आई एम श्योर आप सभी से सारे सवाल ग्रैनुलेशन पर आधारित जरूर बनेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।